सोचो, तुम्हें लगता है कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट लगते हैं? नहीं, ये सोच गलत है। अब ध्यान से सुनो। आर्टिकल 12 के बाद स्टेट का मतलब इतना बड़ा हो जाता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। आर्टिकल 12 छोटा सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। ये सिंपल सी एक चीज बताता है, स्टेट एक्चुअली होता क्या है। और सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये डिसाइड करता है कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स किस किस के अगेंस्ट अप्लाई होंगे। अब सवाल आता है, स्टेट में कौन कौन आता है? तो आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग स्टेट में आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स और लोकल अथॉरिटीज जैसे म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत। लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट, अदर अथॉरिटीज। ये एक हिडन कॉन्सेप्ट है और ये सबसे पावरफुल पार्ट है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर नहीं है, इसलिए कोर्ट्स ने टाइम के साथ इसको समझाया है। कोर्ट्स कहते हैं अगर कोई बॉडी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करती है या गवर्नमेंट जैसा काम करती है तो वो भी स्टेट के अंदर आएगी। समझे? मतलब अगर कोई सरकारी कंपनी हो या कोई अथॉरिटी जो पब्लिक को अफेक्ट करती हो तो तुम उसके अगेंस्ट भी अपने फंडामेंटल राइट्स क्लेम कर सकते हो। इसलिए आर्टिकल 12 सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है, ये तुम्हारे राइट्स का एंट्री गेट है। याद रखना, राइट्स तभी पावरफुल होते हैं जब तुम्हें पता हो कि वो किस पर अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले ये प्राइवेट है, यहां राइट्स अप्लाई नहीं होते, तो एक बार आर्टिकल 12 जरूर याद करना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह तुम्हारे साथ खड़ा है। और अगला स्टेप है आर्टिकल 13, जो बताता है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वो इनवैलिड यानी वॉइड माना जाएगा।